हेलो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन फिजिक्स का इस सीरीज में कर रहे हैं। तो आज फिजिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर देख लें। ये जो सीरीज है आपके आने वाले एग्जाम जैसे 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, और साथ ही साथ जो अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आया है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब जो कि जिसमें साइंस पूछा जाता है और उसमें फिजिक्स का एक अहम रोल होता है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? हमारे ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ठीक है। तो डायलिसिस की बात करें तो ये एक प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन से। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो ये भी प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिससे वाटर को पास कराया जाता है और वो फिल्टर होता है। ठीक है, तो हमारा जो आरओ जो होता है केंट वाला, तो वो इसी बेसिस पर बेस है। हमारा अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि अगर कोई भी हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन है और एक लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, एनी मैटर, गैस हो गया या लिक्विड हो गया, तो हाई लेवल से अगर लो लेवल तक जाएगा तो उसी को मैं क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। सेंट्रीफ्यूगल इज द राइट आंसर बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है क्या होता है, इसका जो सर्कुलर मोशन होता है यही जो है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। हमारा क्या है? वॉशिंग मशीन। क्योंकि जितना घूमेगा और इसमें जो डस्ट है हमारे कपड़े में ये रिमूव आउट होते जाएगा। ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन देखा होगा आपने ने, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या वेक्टर मात्रा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? हमारे ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वो फोर्स या वॉल्यूम। ठीक है, हमारा पहले इससे जान लेना जरूरी है कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। किसी भी क्वांटिटी जो है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। वही एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में उसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या जाता है? वो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग। और एक साधारण मशीन एक व्यक्ति को करने में मदद करती है। हमारे ऑप्शंस हैं लेस वर्क, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर। ठीक है, तो सिंपल मशीन अगर जिन्होंने थ्री इडियट्स देखा होगा, ठीक है, तो उन्होंने ये आंसर उसको पता होगा, क्योंकि उसमें मशीन का एक डेफिनेशन बोलता है कि मशीन क्या होता है? कोई भी ऐसा मशीन जो कि ह्यूमन का जो वर्क है वो कम फोर्स में काफ़ी किफ़ायती तौर पे कर दे। तो ठीक है, तो क्या होता है? द सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो हम लोग वर्क करते हैं किसी भी चीज़ पर विथ लेसर फोर्स, हम लोग फोर्स अगर कम लगाना पड़े, एनर्जी कम लगाना पड़े, तो वही होता है हमारा सिंपल मशीन का एक काम। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, मतलब कम बल के साथ समान मात्रा में काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी का एक और सवाल आ गया। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है इसका। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किसा है। ऑप्शन है हमारा टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ही है जो ऐसा जो कि जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है। और टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो है, ये आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी, और ये होता है क्या? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज द विस्थापन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? फिर से वेक्टर क्वांटिटी का सवाल आया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है मोमेंटम, प्रेशर, वर्क या एनर्जी, गति, दबाव, कार्य या ऊर्जा। ठीक, अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है? उसका जो एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू एम बी। ठीक, यहाँ पर एम क्या होता है? मास होता है, और बी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ठीक है, तो यही जो हमारा है वेक्टर क्वांटिटी है, हमारा क्या हो जाएगा? मोमेंटम। प्रेशर, वर्क और एनर्जी आपकी जगह क्या होता है? ये स्केलर होता है। ठीक है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? कौन सी भौतिक मात्रा शरीर के संवेग और वेग के अनुपात से पुनः उत्पन्न होती है? हमारे ऑप्शन है वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन या फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं? डीवी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? ठीक है, मतलब अगर साधारण भाषा में बात की जाए तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या हो गया, फोर्स और मास का रेशियो हो जाता है एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या करते हैं, फोर्स अगर ये है तो हमारा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीपल। वहीं अगर हमारा मास जो है द्रव्यमान है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसका रेशियो है, मोमेंटम मोमेंटम और वेलोसिटी। ठीक है, P/m का ये हमारा रेशियो होता है, क्या होता है, द्रव्यमान, मतलब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, बल किसका उत्पाद है। हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा तो क्या आता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन कहाँ है, बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान और त्वरण। मास इंटू वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी इंटू वेट नहीं होगा, वेट इंटू एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वेट क्या होगा, वेट हो गया आपका न्यूटन, मतलब कि नॉर्मल। सपोज करिए कि आप यहाँ राउंड पे खड़े हैं, तो जो ये ऊपर लग रहा है वही होता है नॉर्मल, और आप जो वजन लगा रहे हैं वो क्या बोलते हैं उसको, mg, मतलब कि वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ विंड इज, हवा की ऊर्जा क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। ठीक है, तो जो विंड है वो हमेशा जब मूव कर रही होती है, ठीक है, तो विंड क्या बोलते हैं, विंड को क्या बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, तो विंड को समझिए, विंड मत का डिफिनेशन क्या होता है, अगर कोई भी हवा चल रही है, तो कोई भी अगर हवा चल रही है तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी होगा तो क्या होगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ हाफ इक्वल टू हाफ बाई mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या जाएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। इसमें एक ट्रिक है, एक ट्रैप है, क्या है, यहाँ विंड दे दिया है। ठीक है, तो विंड क्या होता है, विंड का डेफिनेशन आपको पता होगा, तो ये आपने इसमें मार दीजिएगा, नहीं तो दोनों मार दीजिएगा, पोटेंशियल और काइनेटिक आप लोग दोनों मार दीजिएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली काइनेटिक, क्योंकि विंड क्या किसको बोलते हैं, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित होता है। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर मूविंग एयर है, चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, और विंड क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी होता है तो विंड पावर में क्या यूज होता है, यही जो चलती हुई हवा की जो ताकत है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड यूज होता है पवन चक्की चलाने में। ठीक है, पवन चक्की जब घूमता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक इज द राइट आंसर, हाफ mv²। एम यहाँ पर क्या हो जाता है, मास हो जाता है, वी क्या हो जाता है, वेलोसिटी। ठीक है, ना ही सोलर एनर्जी, ना ही रेडिएंट एनर्जी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी बॉडी है उसको यहाँ पर शांति से बैठा हुआ है, वही क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। शांत से बैठा हुआ है तो क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कंजर्व कर रहा है, खुद को एक एस्टैब्लिश कर रहा है कि हाँ मेरे में एनर्जी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भर में बैठे हुए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। ठीक है, मतलब बर्फ पे चलने में डिफिकल्टी होती है, और रोड जो है हमारा उस पर हम लोग दौड़ के आराम से चल जाते हैं। क्या वजह है, सड़क की तुलना बर्फ में चलना मुश्किल है, क्योंकि आइस इज हार्डर देन द रोड, रोड इज हार्डर देन द आइस, आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विथ आवर फुट, या आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। ठीक है, हिंदी में भी ऑप्शन है, बर्फ सड़क से अधिक कठोर है, सड़क बर्फ से अधिक कठोर है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, या बर्फ में सड़क की तुलना में कम घर्षण होता है। ठीक है, तो जहाँ चलने की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या इमर्स होता चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण। तो हम लोग किसकी वजह से चल पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर्षण की वजह से चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। ठीक है, तो रोड जो है हमारा, रोड में क्या होता है, काफ़ी रुखरा होता है, ऐसे ऊपर अगर अपर सरफेस को देखें तो कभी गड्ढा कभी बहुत ज़्यादा रफ होता है। अगर हम लोग आइस की सरफेस को देखें, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, तो जहाँ स्मूथ होगा तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहाँ पर रोड, ये जो हम लोग रफ सरफेस है, यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड, क्योंकि आइस में फ्रिक्शन लेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू लेस है, इसलिए ये आपको जा करके इज द राइट आंसर होगा। इसलिए हमको बर्फ में चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है रोड के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित सकारात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, हमारे ऑप्शन है कैथोड रे, बीटा रे, अल्फा रे, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें तीनों पे डिस्कशन करेंगे अभी। कैथोड रेट क्या होता है, निगेटिवली, ठीक है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और ये हमेशा ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा। ठीक, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। बीटा रे की बात करें तो ये, अगर ये बीटा इसमें पॉजिटिव भी होता है और बीटा
नेगेटिव भी होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस पर डाला जाए तो किसी भी सरफेस से अगर बीटा रे निकलेगा, जो कि इसका चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो किसी भी चीज़ को, सामने वाले आने वाले किसी भी चीज़ को काफ़ी तेज़ी से वो इसको छेद छेद कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है। और अल्फा रे की बात करें तो ये किससे बना होता है? इसमें 2 फोटोन, प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा किरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्रीय बल किस लिए जिम्मेदार है? इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, या मोर देन वन ऑफ द एबव। सेंट्रीपिटल, सी इजकल टू सेंटर, सेंटर में चल रहा है वो, तो हमेशा फोर्स आपका सेंटर में लगेगा और वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन से डिवाइड कीजिए और ये होगा सर्कुलर पाथ में आपको चलने में, बाई कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वस्तु को वृत्तिकार पथ में घूमते रहे। ठीक है, ये सी नहीं, मतलब बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कहीं भी अगर बॉडी में घूमेगा सर्कुलर मोशन में तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और चलते चलते अगर कोई बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो उसका क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, ध्वनि की कर्कशता किससे द्वारा निर्धारित की जाती है? हमारे ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, या नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी जो है, ये जो साउंड है, ये कि बहुत सारे थिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है श्रिलनेस का। श्रिल्ड मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा श्रिल्ड होगा, जितना कम होगा उतना ही कम श्रिल्ड होगा। ठीक है, मतलब इसका जो पिच होगा उतना ही कम होगा। एम्पलीट्यूड है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड अगर हम लोग बात करते हैं, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस ऑफ साउंड, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा ये हमारा क्या होगा? लाउड होगा साउंड। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का क्या बोलते हैं? एक अगर सपोज करिए लैम्डा इजकल टू वेवलेंथ, और इसका जो होता है स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू। चूंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नन ऑफ दी अबव भी है, इसलिए हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि श्रिलनेस ऑफ साउंड सीधे किस पे डिपेंड करता है? वो करता है डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये सी नहीं होकर के नॉन ऑफ दी एबव होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? श्रिलनेस ऑफ साउंड, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, और सपोज करिए ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव ना हो तो आप सी मार के आ जाइएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है फोटो डायोड, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो इमीटर, या मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पर हम लोग बात करें कि सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है और इस पर कैथोड रे का बम्बार्डमेंट होता है, तो इस पे जो है ये एनर्जी रिलीज करता है फोटोन के रूप में। इसको क्या बोलते हैं? फोटोन के रूप में एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो वन फोटोन इजकल टू वन पैकेट ऑफ एनर्जी, तो इसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, तो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए जो हम लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या होगा? फोटो डायोड होगा, फोटो वोल्टेक सेल होगा, या फोटो इमीटर होगा। तो जहाँ तक फोटो डायोड की बात करें तो ये क्या है? सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है, जितना ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा आपको करंट का फ्लो होगा, क्योंकि एक सेमी कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है सेमी कंडक्टर में, ये क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होता। फोटोवोल्टेक सेल इज द राइट आंसर, क्योंकि फोटोवोल्टेक सेल ही सबसे ज़्यादा यूज होता है डिजिटल एप्लीकेशन के लिए। फोटो इमीटर की बात करें तो यह एक टाइप का सरफेस है, जहाँ पे अगर कैथोड और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इस पर थ्रो करेंगे, बम्बार्ड करेंगे, इस पर इसको मतलब ये करेंगे, फ्लो कर देंगे, इसके ऊपर प्रकाशित करेंगे, तो जो सरफेस है उससे रे निकलता है, एनर्जी निकलता है, वही को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो मैंने फोटोमीटर भी क्या होता है हम लोगों ने जान लिया, और मोर देन वन ऑफ तो होगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोटो वोल्टेइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू स्थैतिक घर्षण को परिवर्तित करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग क्या होता है? सबसे पहले वो जानते हैं हम लोग, कभी पंखा खुला लगा आपका, तो बॉल बेयरिंग ये होता है कि ऐसे गोल गोल रहता है और इसमें गोल गोल एक मोती लगा रहता है, जो कि आपको ये घूमता है, इसकी वजह से आपका पंखा जो है वो रोल करता है गोल
घूमता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसलिए बार बार हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रीजिंग भी करते हैं। ग्रीजिंग होता है ना, तो ग्रीजिंग भी करते हैं बॉल बेरिंग्स के लिए। तो इसमें क्या बोलता है कि बॉल बेरिंग क्यों यूज होता है, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। जो गोल गोल घूम रहा है वही हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है। ड्रैग क्या है, तो सपोज करिए कि एक बॉक्स है, ये ग्राउंड है हमारा, और इसमें एक रस्सी लगा हुआ है और आप इसको खींच रहे हैं इधर से, आपका मूवमेंट इस तरफ है, राइट तरफ है, तो ये इधर जाएगा। तो यही जो होता है, ये क्या होता है, ड्रैग होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी एक तरह का ड्रैग ही है, लेकिन ये जो है आपका ग्राउंड है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्राउंड का कुछ फ्रिक्शन होगा, और आप इसको ऐसे खींचिएगा चाहे ऐसे खींचिएगा, ठीक है। तो ये जो होता है दोनों साइड क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या सपोज करिए एक इंक्लाइन सरफेस है 90 डिग्री पे, तो इसको भी आप ऐसे खींचिएगा नीचे में चाहे ऊपर में, तो क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू, ठीक है। या नन ऑफ द अबव, तो हमारा ऐसा क्या जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, भारतीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। हमारे ऑप्शन, जगदीश चंद्र बोस, होमी जे भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या बिपिन चंद्रा। जगदीश चंद्र बोस किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन। बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री। तो हमारा बच क्या गया, होमी जे भाभा, उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इंडियन फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है। हमारे ऑप्शन है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कंपाउंड्स, या एटम्स। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंपाउंड नहीं होगा, ये क्या होगा, एटम्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। प्रोटॉन पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला कंपाउंड क्या होता है, सबका मिक्स कर देंगे तो क्या होता है, एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, फिजिक्स का जो है आज पार्ट 2 था, पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाकर जरूर देख लें। और जो ये बिहार पुलिस से एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 69th बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है, जैसे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा, जहाँ भी साइंस आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दिस गिव्स मी मोटिवेशन मिलता है मुझे, क्योंकि मैं और अच्छा कंटेंट लाऊँ, ठीक है। अभी बायोलॉजी का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, सभी का आएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाके एक बार फॉलो कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।